बच्चों, 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के आते हैं, कुछ क्वेश्चन आधे आधे मार्क के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। आज हम आपका जो सबसे पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इसका जो है 2010 से लेकर के और अभी तक मतलब 2021 तक जो आए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं। ये सब कलेक्ट किए हैं, तो ये सारे बोर्ड पेपर्स में 2010 से लेके 2021 तक आए थे, है ना। तो अब देखिए, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन का मतलब होता है आपको छोटे से छोटा आंसर लिखना है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये हम चैप्टर 1 करेंगे, उसके बाद में चैप्टर 2 करेंगे। तो चैप्टर 1 जो है उसमें 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। यानी एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसका कोई चार्ज नहीं है, उसके पास में हमने -q चार्ज को रख देना है। तो देखिए, ऐसा कर रहे हैं कि हम एक कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं। तो सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग प्लेट ऑफ कॉपर, सिल्वर या एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है, कंडक्टिंग प्लेट है। इसके पास में हमने यहाँ -Q चार्ज रख दिया, करेक्ट। ये -Q चार्ज क्या करता है कि इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। तो कंडक्टिंग प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होकर के इधर कलेक्ट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर कलेक्ट हो गए, तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है रूल कि पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर एंड हो जाएगी। यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर एंड हो जाएगी। स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएगी। आप इस तरह से एरो बना देंगे, करेक्ट, ओके। अब दूसरी साइड वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की साइड में आती हैं, कहीं से आ सकती हैं। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये डेवलप कर सकता है इस तरह से। ये आपका एकदम राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आप इस तरह का डायग्राम बना के आते हैं तो वो जो एग्जामिनर है वो आपको 1 में से 1 मार्क देगा। इसमें क्या है, आपने इधर की लाइन बनाई, एरो जरूर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से एरो लगाना चाहिए। और यहां आके कलेक्ट हो रही है, इधर भी आपने बनाई है। ये इंडिकेट करता है कि आपको इस बात की समझ है कि नेगेटिव चार्ज लाइनें क्रिएट करता है इनवर्ड। चलिए, ये 1 बाई 1 मार्क मिलेगा अगर आप ऐसा करके आते हैं। तो 2 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड अ डिस्टेंस डी। देखिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट होती हैं, है ना, और कभी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जाती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट तो होंगी लेकिन कभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएंगी। यानी अगर यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुई है तो वो इधर चली जाएगी, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई है तो वो इधर चली जाएगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई है तो इस तरह से दूर दूर जाती चली जाएंगी, पास में नहीं आएंगी, पास में नहीं आएंगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कभी भी नहीं आएंगी। जैसे मान लो यहां पे आपने यूनिट टेस्ट चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पाथ ट्रेस्ड आउट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखते हैं यहां पर तो सीन कुछ ऐसा बनता है, अगर आपने यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो आपकी जो लाइन है वो ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है। यानी आपकी लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने की कोशिश करिए, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है ना,
ये वाला पॉजिटिव चार्ज इन लाइंस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस तरह से रिपेल करेगा, कहेगा उधर ही रहो, तुम इधर आओ ही मत, राइट। इस तरह से अगर आपने यहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये लाइंस का सीन जो है ना कुछ इस तरह से बनेगा, दूर जाएंगे, इस तरह से बनेगा, है ना। थोड़ा पेन पेपर से बनाओगे लाइनें अच्छी तरह से, इस तरह से बनाओ जिससे ये समझ में आए कि इसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी लाइनें उधर की तरफ नहीं जाएंगी, उधर वाली के इधर की तरफ नहीं आएंगी। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस इधर जाएंगी, फिर पॉजिटिव चार्ज की लाइंस इधर जाए। अगर आपने रख भी दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो वो जाएगा नहीं उस साइड में, घूम करके इधर आ जाएगा। अगर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ जबरदस्ती भी रख दिया कि चलो जबरदस्ती रख दो, तो भी वो जाएगा नहीं उधर, है ना। हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो लाइनें हैं वो इस तरह से बनेंगी, इस तरह से। हाँ, ये मतलब एक जैसी बनाना, जैसे ये लाइनें बनाई है ना उस तरह से बनाने की कोशिश करो। इनको भी चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। मतलब मीनिंग ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट किया है और अवे की तरफ भेजा है, उनको पॉजिटिव चार्ज से दूर भेजा है, पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं भेजा है ना। यानी आपकी ड्राइंग जो है उसमें ये साफ साफ दिखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेंडिंग टू गो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नजर आना चाहिए आपके डायग्राम में, राइट। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस तरह का आंसर दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप अपन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता हूं, यहाँ माइनस क्यू बनाऊंगा और यहाँ प्लस क्यू बनाऊंगा, प्लस क्यू बनाऊंगा। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन हम माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो हम माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लेते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मामला आता है तो अगर हमने यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो बेटा लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज पर आएगी, राइट। एक लाइन तो आपकी ये बन गई, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस दूर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज के लाइन पास में आएंगी, आप समझिए। हाँ, पॉजिटिव चार्ज से लाइन दूर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज से लाइन पास में आएंगे। हम डायग्राम को थोड़ा छोटा बना लेते हैं जिससे अपने पास, देखिए ये जैसे माइनस क्यू है, मैं जानबूझ के थोड़ा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ जिससे हम प्रेजेंट कर सकें उनको ज़्यादा ठीक से। ये देखिए ये आपकी लाइन इधर जाएगी और इधर से इसके पास आएगी और ये लाइन यहाँ से आएगी, यहाँ जो लाइन आएगी वो आपकी यहाँ आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ रखा तो एक बार तो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज के पास में आ जाएगा। टेस्ट चार्ज, अगर आपने टेस्ट चार्ज जैसे यहाँ रखा तो दूर जाने की कोशिश करेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा। यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो एक बार तो दूर जाने की कोशिश करेगा टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से जुड़ जाएगा लेकिन लास्ट में नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पाथ ट्रेस्ड आउट बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की लाइन होती है बेटा। अगर आपने यहां रखा है तो ये लाइन जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ऐसे चल करके ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, राइट। इस तरह से आएगी। एरो बनाना जरूरी है, एरो हर लाइन के साथ बनाना। पॉजिटिव से लाइन निकलेगी और नेगेटिव पे आके एंड हो जाएगी, राइट। हाँ, ये लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगी। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये आपको डायग्राम बना करके आना है, केवल कुछ लिखना नहीं है, कुछ समझाना नहीं है, आपको समझ लेना है, वहां समझाना नहीं है। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्यों ज्यादा मेहनत करो, इतने में नंबर मिल जाएगा, राइट। ओह सॉरी, यस। देखिए 4, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखिए इसका आंसर यहीं पर पड़ा हुआ है कि इसलिए क्लोज लूप नहीं बन पाएंगी क्योंकि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पर जाती है और ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है जहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, तो क्लोज लूप कैसे बनेगा। देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखने जा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप इसको पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एग्जाम में कभी भी इस तरह एब्रीविएशन मत किया करो, कंप्लीट लिखा करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at negative charge। आप इसको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बाकायदा वैसे लिखा करो, POSITIV, स्पेलिंग लिखा करो पूरी, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। As it is not possible to have positive and negative charge at a single point। पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बन सकता, क्योंकि क्लोज लूप बनने के लिए जरूरी है कि जहां से चली वहीं आए, है ना। तो ये देखिए, टू मेक अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन should come back to the originating point, It is not possible as a negative charge cannot be placed at place of positive charge। ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। अब अगर हम लूप बनाना चाहते हैं तो लूप बनाने के लिए जरूरी कंडीशन है कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हुई, अब यहाँ वापस आना है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी आएगी ना। तो वो संभव ही नहीं है, राइट, नेगेटिव चार्ज। तो एज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट सिंगल पॉइंट, टू मेक अ क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड कम बैक to the originating point। It is not possible as a negative charge cannot be placed at place of positive charge। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, two equal balls having charge positive charges q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length। What would be the effect on force when plastic sheet is inserted। देखिए प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर देंगे तो आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जब इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाएगा फोर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ऑन इंसर्टिंग प्लास्टिक शीट electrical permittivity increases। तो देखिए on inserting plastic sheet electrical permittivity increases, है ना, so force decreases।
देखिए फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जिससे कि बात समझ में आ जाए। 1/4πε0 एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो डिस्टेंस आर है इनिशियली, है ना, कुछ भी है, ओके। अब सुनिए एफ इनिशियल में क्या था, एयर था केवल, तो आप लिखेंगे 1/4πε0। एप्सिलॉन आर को 1 लिख देंगे इनिशियल में जब एयर था तो। क्यू लिख दो, क्योंकि इन्होंने इक्वल चार्ज कहा है, कोई खास बात नहीं है। वैसे Q1 Q2 लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन जैसा सवाल बोलता है आप वैसा ही किया करो। सवाल ने इक्वल पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो आप भी इक्वल ही ले रहे हैं, ठीक है, राइट। और एफ फाइनल जो आएगा आपका वो आएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप समझिए एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, है, एज एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, therefore final force is smaller than initial force। हाँ, ठीक है ना, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप इतना लिख देते हैं तो एक्सप्लेनेटरी हो गया पूरी तरह से, राइट। इतना लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और इतना टाइम मिलता है आपको, अगर आप देखेंगे ना 3 घंटे में आपको मिलता है इतना टाइम। व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। यस, ये क्वेश्चन 6 जो है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका सवाल का आंसर सब जानते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never cross each other, can never cross each other, can never cross each other, as it is not possible to have two different electric field vectors, two different electric field vectors at a single point, in any electric field, देखिए आंसर जो का मतलब कॉमन है, सभी लोग इसी तरह का आंसर देते हैं, जानते हैं आप लोग। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर एज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। अब आपने अगर इसको इस तरह से लिखा ना, देखिए आप लोग लिखते तो हैं आंसर, लेकिन अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स लिख दिया और एट अ सिंगल पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिख दिया। इसका मतलब एकदम आंसर कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, Why must electrostatic field at the surface of a charged conductor be perpendicular to every point on it? Correct. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसका आंसर बड़ा मतलब टेक्निकल आंसर है थोड़ा सा। तो देखिए as we know that no electric field intensity is, as we know that no electric field intensity can be along a conducting surface. As we know that no electric field intensity can be along conducting surface because all conducting surfaces are always equipotential surfaces.
इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। हाँ जी, कंडक्टिंग सरफेसेज जो भी हो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होती हैं। तो सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होती हैं। अच्छा, अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होती हैं तो एज नो कंपोनेंट of electric field intensity can be along, no component of electric field intensity can be along the surface of conductor, surface of conductor। बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो ही नहीं सकती कंडक्टर की सरफेस के अलावा। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर की सरफेस के अलाउंग नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री एंगल बनने से क्या फायदा होगा, उसका कंपोनेंट कॉस थीटा 90 डिग्री आएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो इसलिए वहां पे परपेंडिकुलर ही आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड lines will be always perpendicular to the conductor, तो देखिए कितना सटीक और ये टेक्निकल आंसर है ये, मतलब आपको इसी तरह से आंसर देना होगा इसका कि क्यों नहीं हो सकती। तो एज वी नो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड intensity can be along a conducting surface because all conducting surfaces are always equipotential surface। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं कंडक्टिंग सरफेसेज। अब जब कंडक्टिंग सरफेसेज इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि पोटेंशियल सेम है, जहां जहां पोटेंशियल सेम है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो एज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will be always perpendicular to the conductor, right? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। Yes, 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance d apart as shown in the figure। ठीक है, the electric field intensity is 0 at the point P on the line joining them as shown। Write 2 conclusions that you can draw from this। Very good। देखिए ये जो है ना सवाल बड़ा ही सस्ता सवाल है, इजी क्वेश्चन है। आपका यहां पर एक चार्ज Q1 रखा है और यहां पर एक चार्ज Q2 रखा है। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो भी है व्हाटएवर, इन्होंने कहा है कि ये P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब आप सोचिए P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कैसे हो सकती है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कैन बी जीरो only and only if the two charges are not of same nature, सेम नेचर के नहीं होने चाहिए बेटा, क्योंकि अगर सेम नेचर के होंगे ना तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐड होगा, उनका जो भी होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो फिर ऐड होगा तो जीरो बन ही नहीं सकता है ना। आर नॉट ऑफ सेम नेचर, दे शुड बी one positive and other negative, one positive and other negative, तब काम बनेगा। अच्छा अब देखिए P पॉइंट की डिस्टेंस Q1 से ज्यादा है ना, तो देखिए पॉइंट P is distant from Q, is more distant from Q1,
तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो होना ही चाहिए, कोई भी एक पॉजिटिव हो कोई भी एक नेगेटिव हो, है ना। ये नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, या ये पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। पॉइंट P इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम Q1, so magnitude of Q1 should be greater of Q1 must be greater, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है ना बेटा ज्यादा चाहिए हमें Q1 का, डिस्टेंट है, Q2 तो पास में बैठा है, तो पास में बैठा बेटा कम वाला भी जीत जाएगा, है ना, ज्यादा वाले से जीतना है, तो Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन Q2। तो Q1 का मैग्नीट्यूड जो है ना इट शुड बी ग्रेटर देन Q2। आपके पास में दो रिजल्ट निकल करके आ गए। राइट टू कंक्लूजन्स यू कैन ड्रॉ, ये लिखा है इन्होंने, तो हमने इस सवाल का जवाब दिया है। पहला कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन नंबर 1, और दूसरा कंक्लूजन ये है। राइट, चलिए आगे बात कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है डिफाइन डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखो ना, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ equal and opposite charges, equal and opposite charges। Yeah, electric dipole is a pair of equal and opposite charges when two is small, equal charges, when two small equal charges, one negative and other positive are placed at some distance, then this arrangement is called, this arrangement is called electric dipole। देखो ना, तो ये हुआ, आप इसको लिखेंगे -q और इसको लिखेंगे +q, और इस डिस्टेंस को लिखेंगे d लिख दें, है ना, या मतलब 2l लिख दें, l लिख दें, कुछ भी लिख दें, d लिख दें, है ना। तो देखिए डायपोल मोमेंट, तो पहले तो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन कर दिया व्हेन टू इक्वल चार्जेस, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किए आप डायपोल मोमेंट डिफाइन नहीं कर सकते। डायपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल आना चाहिए, उसके बाद ही तो कर पाओगे। तो देखिए मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल is, moment of the electric dipole is given as P equal to Q into D। This is magnitude of the dipole, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं that this is magnitude of electric dipole moment। This is magnitude of the electric dipole moment, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is
प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप यहां पे लिखेंगे पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इज अ वेक्टर क्वांटिटी and direction is -q2 + q। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या किया हमने कि डायपोल मोमेंट को इन्होंने पूछा है तो हमने पहले इलेक्ट्रिक डायपोल समझा दिया। एक्चुअली में ये समझाने का थोड़ा सा वो होता है। अब क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन यहाँ आप देखिए क्वेश्चन भले 1 नंबर का हो, लेकिन आपको आंसर हमेशा कंप्लीट करना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटा करने के चक्कर में चीजों को काट जाए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज सबसे पहले इस पे कितना लगा, इसमें मुश्किल से आधा मिनट लगेगा आप इसको लिखेंगे तो, बस उसके बाद में तो आपको मोमेंट बताना ही बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल बताने के बाद, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल बता के अगर आप मोमेंट बताएंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी, है ना। कई जगह मैं देखता हूँ कि केवल यहाँ तक ये नहीं लिखा जाता, केवल नीचे वाला लिख दिया जाता है, मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन एज दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब वो आपको ठीक है, आपने मोमेंट बता दिया क्योंकि मोमेंट ही उन्होंने पूछा है, लेकिन बेटर है कि आप ऐसा कर दें। ये फर्दर इंप्रेशन के लिए होता है कि जब टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तो कॉपी चेक करने वाला टीचर आपके इन सब चीज़ों से इंप्रेशन में आता है, और इंप्रेशन में आने के बाद में वो आपको मार्क्स देता चला जाता है। तो नंबर से आप मार्क्स गेन करते चले जाते हैं। ये जो 90%, 85%, 98%, 99% जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, है ना। आप समझिए कि 85% मार्क्स लेना बहुत आसान है, 90% में थोड़ा दम लगाना पड़ता है, 95% में और दम लगाना पड़ता है, 98% में और दम लगाना पड़ता है, और जब 99, 100% की बारी आती है तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें आपको कुछ भी लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने प्लॉट किया है। आप केवल फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिख करके ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो देखिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखूंगा, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये पॉइंट चार्ज q है और हम इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, 1/4πε0 q/r²। k/r² ये फॉर्मूला होता है ये। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, 1/r² हो गया। जब E प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया, आप बड़े आराम से ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। E को आप यहां लीजिए y एक्सिस पर, R को आप यहां लीजिए और आप ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, यहां एक ऐसे लिख भी दीजिए, E proportional to 1/r²। So this is your complete answer, right? चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी, a proton is placed in a uniform electric field directed along the positive x-axis. In which direction will it move? Positive charge has a tendency to move along the direction of electric field. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बड़ा सिंपल है। Proton is a positive charge. Proton has a positive charge. Proton has a positive charge. Positive charge has a tendency. Positive charge has a tendency to move along the direction positive charge has a
tendency to move along the direction of electric field. Electric field, right? So here, proton will tend to move along positive x-axis, that is the direction of electric field intensity, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका 11 का आंसर सफिशिएंट है. इन विच ओरिएंटेशन a dipole placed in a uniform electric field is in stable equilibrium and unstable equilibrium. देखिए ये वाला जो सवाल है ये भी मतलब आपको डायग्राम बनाना है और बता देना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देखिए मैं 12th क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं और आपको वैसे ये बात पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम चलिए सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कंप्लीट कर देते हैं. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम U इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी U इज मिनिमम. आप इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी U इज मिनिमम. अब देखिए U बराबर आपका फॉर्मूला होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. ये आपको पढ़ाया हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी U इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. तो इसमें आप लिखेंगे माइनस पी कॉस थीटा, है ना. हमें मिनिमम चाहिए यानी आप यहाँ पे 1 रख दीजिए तो मिनिमम आ जाएगा. कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए 1, है ना. तो मीन्स फॉर यू मिनिमम थीटा शुड बी 0 डिग्री. अब देखिए थीटा 0 डिग्री आएगा ना तो आपका कॉस 0 1 हो जाएगा तो आपका यू मिनिमम आ जाएगा. आप ड्रॉ कर दीजिए डायग्राम. ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. अब आप इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को चुपचाप रखिए, यहां पे रखिए माइनस क्यू और यहां पे रखिए प्लस क्यू. बस आपका काम हो गया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ना. तो आप यहां लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है बेटा, करेक्ट. ये किसकी बात हुई? स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब आप इसके बाद बात करिए फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट. तो देखिए फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे? For unstable equilibrium, U should be potential energy U should be maximum. ये कंडीशन है, होती है वो तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है. अब देखिए U आपका होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. तो दैट इज माइनस पी कॉस थीटा. वही बात वापस से, है ना. फॉर यू मैक्सिमम आपका cos थीटा जो है ना, फॉर यू मैक्सिमम cos थीटा मस्ट बी -1. थीटा मस्ट शुड बी 180 डिग्री. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इसका मतलब आपकी जो डायग्राम आएगा वो बड़ा क्लियर आएगा. वो ये डायग्राम आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होती है लाइन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन देखिए, ये आपका माइनस प्लस क्यू अभी इधर आएगा और माइनस क्यू उधर जाएगा. अब आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होती है नेगेटिव और वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो दिस एंगल इज 180 डिग्री. ये आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर हुआ, ठीक है. तो इस तरह का आप जवाब देकर के आइए, राइट. इक्विलिब्रियम का स्टेबल और इक्विलिब्रियम दोनों का देखिए. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है. 2 point charges having equal charges separated by a distance 1 meter experience a force of 8 Newton. Okay, what will be the force experienced by them if they are held in water
एट द सेम डिस्टेंस। वेरी गुड। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 13 का आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, है ना। देखिए दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, इक्वल चार्जेज, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेज इक्वल चार्जेज हैं, तो एक क्यू है एक क्यू है ना। पहले यहां एयर है बेटा, एयर है, तो F इक्वल टू F1 दैट इज F एयर, F1 इज F एयर, वो इन्होंने दे रखा है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका F1 चार्ज है। बाद में सेकंड केस में Q और Q, यहां पे पानी भर दिया गया है, क्या भर दिया गया, वाटर भर दिया गया है, वाटर भर दिया गया है। F2 इज F इन वाटर, फोर्स इन वाटर, फोर्स इन वाटर आएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए F1 की वैल्यू आपको 8 न्यूटन गिवन है, F1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 8 न्यूटन गिवन है बेटा, तो दिस इज 8 न्यूटन, ये गिवन है, आप यहां लिख सकते हैं गिवन, राइट, ओके। तो अब आप F2 अपॉन F1 करिए, तो देखिए F2 अपॉन F1 आ जाएगा आपका, F2 आपको चाहिए है ना, और F1 आपके पास में है, तो F2 अपॉन F1 आपके क्या आने वाला है, क्योंकि F1 आपको 8 न्यूटन दे रखा है, आप जब डिवाइड करेंगे तो मेरे को लगता है यहाँ पे 1/εr आएगा, और ये F2 अपॉन F1 चाहिए ना आपको, εr नीचे आना चाहिए, बिल्कुल, तो ये 1/εr आएगा, 1/εr इज 1/8, आप चेक करिए, तो F2 विल कम, F1 कितना 8 न्यूटन, F1 अपॉन 80 आएगा, 8/80, 80 है ना उसका, 8/80, तो ये आपका F2 आ जाएगा पॉइंट कितना 1 न्यूटन, तो दिस इज योर आंसर, 0.1 न्यूटन, 8/80, करेक्ट। ये आपका जो है ना 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए। अब शायद आगे 2 मार्क के क्वेश्चन बचे हैं, नहीं अभी ये भी 1 मार्क के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, a metallic sphere is placed in a uniform electric field as shown in the figure, which path is followed by electric field lines and why। देखो बेटा एक बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट गो इन साइड द कंडक्टर, तो एक तो क्लियर बात है, पहला वाला आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट गो इनसाइड कंडक्टर, इसका मतलब यह है कि लाइन नंबर ए बी सी इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो लाइन ए बी सी आर नॉट पॉसिबल, जा ही नहीं सकते अंदर, जा ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट गो इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर लिख दो आप। सो lines A, B, C are not possible. D is the possible line, है ना, D is the possible line, possible electric field line। अब देखिए लाइन दी पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इन फिगर it is very clear, it seems, इन फिगर आप लिखिए इसको, it seems, यहां पे तो पॉसिबल लिख ही दोगे आप ये लिखिए, इन फिगर it seems the line D is perpendicular लिखिए to the conductor, तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, राइट,
ये बात भी आपको बतानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, पॉइंट आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। चलिए देखते हैं। हमें केवल इसके अंदर इतना सा बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है, और कुछ नहीं बताना। कभी कभी क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा सा आ जाया करता है, कभी कभी बड़े भी आ जाया करते हैं। जैसे आपका जो पेपर आएगा ना, उसमें अगर मान लो एक नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो सारे चैप्टर्स के मिला मिलो करके मान लो 10-12 है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर के क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन जो हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर 1 या 2 स्टेटमेंट में पूरा हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 3-4 स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अब जैसे 15th वाला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। द म्यूचुअल फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस डू नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो ट्रू है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसको आप लिखेंगे सबसे पहले ट्रू, ठीक है। अब आप यहां पे ट्रू लिखने के बाद में आप एक लाइन लिख सकते हैं, एज पर कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। ध्यान दीजिए यहां पे एनी वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। एज पर कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, एनी टू चार्जेस का मतलब कोई से भी दो चार्ज। अब इसके बीच में है ना, वहां पे 100, 200, 400 और चार्ज भी हो सकते हैं, है ना। एज पर कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस डू नॉट डिपेंड अपॉन दी अदर चार्जेस, दूसरे चार्जेस पर डिपेंड नहीं करते हैं, राइट। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। आगे शायद 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं अगला डिफरेंट आपको लेक्चर बनाऊंगा, राइट। ओके, नमस्ते।